10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ प्रकाश काबा और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन जुड़ेंगे। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे डिमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से, और उसके बाद बात करेंगे डिक्सन टेक के CFO सौरभ गुप्ता से। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि UPL आज का एक्सीडेंट क्यों बना। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा आज के मार्केट एक्शन पर। और निफ्टी देखिए, अगेन सेंसेक्स देखते हैं क्योंकि सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर है और आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा आपको एक रेलेवेंट पिक्चर दिखाएगा इस समय। इसके अलावा एडवांस लाइन अच्छा है, करीब करीब 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। और अगर आप FNO स्टॉक्स देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। हिटाची एनर्जी अब उसे लीड कर रहा है डे हाई पर। इसके अलावा निपॉन लाइफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, बैंक ऑफ इंडिया, अदानी ग्रीन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अब अच्छा मोमेंटम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें ऑब्वियसली LIC तो है ही, साथ ही इरिडा, डाबर और मन्नापुरम फाइनेंस आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कुछ IT स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आ रही है। इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। फिर जी हाँ, अब तक की एक छोटी सी समरी आपने सुनी समझी। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और प्रकाश का बसर राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर विकास सालुके और नीलेश जैन जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मेरे दोनों भी बैक साइड में है। पहले तो आइनॉक्स विंड यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, 80 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 88 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहे हैं। 77 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 77 के स्टॉप लॉस से आइनॉक्स विंड को बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय कॉल रहेगा SRF, जहाँ पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है। मुझे लगता है 28-20 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में 25-90 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 25-90 के स्टॉप लॉस से SRF को बाय करना है 28-20 के लिए टारगेट। ओके, SRF 26-54 बहुत दिनों बाद, इसके अर्निंग्स के बाद, जब इसकी कमेंट्री थी, मतलब मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद जब कोलैप्स था, उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने आप को रिबिल्ड करता हुआ SRF। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है सीमेंस। सेटअप काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। डेरिवेटिव सेटअप भी पॉजिटिव है, 2% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉलो अप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जहां पर काउंटर में 4080 से 4100 तक रुपए की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगभग आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास 3950 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड 4100 4150 तक की अपसाइड हमें फ्यूचर्स में सीमेंस की देखने को मिल सकती है। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है नाम इंडिया। नाम इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमने हाल फिलहाल में देखा था, उसके बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक फॉलोअप मूव नाम इंडिया में भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 1220 एंड 1240 फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 1220 तक की 1220 और 1240 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1160 1160 का स्टॉप लॉस रख के चलना हो। ओके, चलिए गाबा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैनरा बैंक। 128.40 के आसपास ट्रेड करता है। बहुत ही टाइट स्टॉक, 127 नहीं 120 सिर्फ 50 पैसे का, ज्यादा नहीं। और टारगेट रहेगा 130 पॉसिबल है कैनरा बैंक। दूसरा स्टॉक जिसमें मोमेंटम है वो है हिंदुस्तान जिंक। ब्रेकआउट मिला है ऑन हाई टाइम फ्रेम पे, तो लगता है इसमें अपमूव कायम रहेगा। ट्रेड करा 561 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 555 पर, करीब 6 रुपीज का। टारगेट होगा 570 टू 580। ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बने, लेकिन इसमें मोमेंटम बढ़िया है। हिंदुस्तान जिंक। ओके, राजेश पालवी जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। अनुज जी, पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से होगा। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छे रनअप के बाद ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला और हमें लगता है अब ये स्टॉक वापस एक फर्दर अप मूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप है, हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके 89 से 92 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 84 के आसपास फ्यूचर्स में। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है ऊनो मिंडा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। क्लियर कट ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने मई 2026 के स्विंग हाई को कंफर्टेबली सरपास किया है। यहाँ पे लगता है हमें अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं 1250 1260 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब
1190 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ नंबर्स के। डिक्सन टेक के नंबर्स आए थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवेन्यू में अच्छा उछाल है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मार्जिन पर एक डेंट पड़ा है। हमारे साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज के CFO सौरभ गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। नॉर्मली आपकी जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है वो करीब करीब पिछले कुछ क्वार्टर्स का जो ट्रेंड था वो 3.8 3.9% का था। इस क्वार्टर में वो 3% पर आया। कुछ वन ऑफ था या फिर मतलब ये अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक नया नॉर्मल होगा? पहले तो इस पे बात करना चाह रहा था आपसे। या गुड मॉर्निंग अनुज। तो इस क्वार्टर में अनुज तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारा मोबाइल PLI 1 जो कि मार्च में एक्सपायर हो गया था, तो इस क्वार्टर में हमारा कुछ मार्जिन का कंट्रीब्यूशन उससे आता था, तो वो नहीं रहा क्वार्टर 1 में। उसका ऑलमोस्ट 40 से 50 बिप्स का इम्पैक्ट उसी का है। दूसरा, सारा ये क्वार्टर और लास्ट के 4-5 महीने जो रहे हैं वो हमेशा एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है कमोडिटी पे, सप्लाई चेन पे। चाहे हमारे मेमोरी के प्राइस ले लीजिए मोबाइल में, या फिर पॉलीमर के प्राइस ले लीजिए वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में। तो उन सब वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में पॉलीमर के प्राइस बढ़ने से हमारा मार्जिन, एबिटा मार्जिन जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जो मेमोरी की वजह से सेलिंग प्राइस मोबाइल फ़ोन के बढ़ गए हैं, वो हमारा पास थ्रू होता है। तो उससे क्या होता है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है, बट आपका मार्जिन ऑप्टिकली लोअर दिखता है। तो ये 3 रीज़न लार्जली रहे हैं। तो इस साल हमें लगता है कि मार्जिन इसी रेंज में रहना चाहिए। बट अगले साल जब हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्ले मोबाइल का, जो कि कैमरा का है, डिस्प्ले का है, और इवन IT हार्डवेयर में भी हम डिस्प्ले करेंगे, SSD मॉड्यूल करेंगे। तो जैसे-जैसे वो रैंप अप होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, तो अगले साल से मार्जिन एक्सपेंशन आपको दिखना शुरू होगा। और 28-29 में हम जो 3.8 आपने मार्जिन बताया, उसको भी हम हमारा टारगेट है कि हम उसको उससे बेटर करेंगे। ओके, उससे बेटर करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि PLI बेनिफिट भी थोड़ा सा खत्म हुआ है, इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी है, अगले 2-3 क्वार्टर में मान के चलें कि 3 से 3.5 के बीच में रहेगा फिर ये? अगले 2-3 क्वार्टर में अनुज जी देखिए, वो 3 टू 3.1 रहना चाहिए। अभी मोबाइल PLI 2 गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, उसकी गाइडलाइंस अभी आनी बाकी हैं। वो होपफुली नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में आएंगी। और एक बार वो गाइडलाइंस आती है, उसका थोड़ा सा हमारे को मार्जिन का बेनिफिट होना चाहिए। वो हम तभी उस पर गाइड कर पाएंगे एक बार जब हम वो गाइडलाइन आ जाती है, हमारा कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए। बट जो मेजर मार्जिन एक्सपेंशन होगा वो मेरे को लगता है अगले साल से आना शुरू होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, एक्चुअली 2 पार्ट सवाल है ये। जो वीवो के साथ JV अनाउंस हुआ, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, काफ़ी लोग इसको लेकर नर्वस भी थे कि वो आएगा या नहीं आएगा। काफ़ी वो पूरी की पूरी जो अटकलें लग रही थी वो पूरी उसका खंडन हुआ जब वो फाइनल अप्रूवल आया। एक तो वो आपके नंबर्स में कितना ऐड करेगा, और दूसरा एम्बर ने भी अनाउंसमेंट किया कि वो भी एंट्री कर रहे हैं इस मोबाइल स्पेस में। तो कंपटीशन या कम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे इम्पैक्ट करेगी आपको? तो वीवो नो डाउट हमारे लिए बहुत बड़ा JV है। वीवो इंडिया में आज के दिन पे नंबर 1 स्मार्टफोन प्लेयर है। तो हमें लगता है कि अगले साल उससे हमारे बिजनेस में ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ऐड हो सकता है। और इस साल सिंस वो 6 महीने के लिए हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 2 महीने में उसको ट्रांजेक्शन को कंक्लूड करेंगे हम लोग, तो इस साल वो H2 में उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। तो उसका 40% जो पूरा एनुअलाइज्ड इम्पैक्ट है ऑफ 35 से 40 हज़ार करोड़, हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि उसको H2 में लेके आए। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका, वीवो का। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है एम्बर का, तो एम्बर ने डेफिनेटली, वी ओप्पो एक और ब्रांड है जिन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट किया है। बट हम भी ओप्पो के लिए बनाते हैं, और उनके जो और ब्रांड्स हैं रियलमी और वन प्लस के लिए बनाते हैं। तो हमारे जो वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स हमारे ODM पार्टनर के थ्रू आते हैं, लॉन्ग चेयर के थ्रू आते हैं, तो उन वॉल्यूम्स में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सौरभ जी, फुल ईयर वॉल्यूम्स गाइडेंस क्या होगी आपकी? और एक और चीज़, आपकी जो IT हार्डवेयर कैपेसिटी एडिशन है उसका इम्पैक्ट कब तक देखेंगे हम? इस पे थोड़ा सा अगर आप टिप्पणी कर पाए तो। नहीं, IT हार्डवेयर अगर आप देखें, पहले क्वार्टर में ही हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू किया है। और इस साल हमारी ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ होगी IT हार्डवेयर में। IT हार्डवेयर में भी हमारा, जैसे मोबाइल में हमारा एक लार्ज मार्केट शेयर है एंड्रॉयड इकोसिस्टम में, ऐसे ही हमारा IT हार्डवेयर में भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा, ये लैपटॉप में, टैबलेट्स में, ऑल इन वन डेस्कटॉप्स में। और ऑल्सो हमारा एक JV हमने किया है, इन्वेंटेक करके कंपनी ताइवान की है, जो ग्लोबली टॉप 5 ODM में आती है IT हार्डवेयर में।
वो हमारा जेवी भी 6 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा और उससे भी हम एक तो लैपटॉप टैबलेट की हमारी और ग्रोथ होगी और उससे हम हाई एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में आएंगे जैसे सर्वर्स में। तो ये मोबाइल के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिगर ऑफ ग्रोथ आईटी हार्डवेयर से ही आएगा। ओके, और व्हाट अबाउट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज और होम होम अप्लायंसेज, यहाँ पे क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप? मतलब हालांकि इनका बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। नहीं, देखिए रेफ्रिजरेटर बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे भी एक्सपैंड कर रहे हैं हमारी कैपेसिटी 1.5 मिलियन से 3.2 मिलियन की, जो कि एक नोएडा में हमारी फैसिलिटी है। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी हो जाएगी एक ही पर्टिकुलर साइट पे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एक तो हमारे डायरेक्ट कूल है और अब हम लोग आ रहे हैं साइड बाय साइड में, एक फ्रॉस्ट फ्री में आ रहे हैं, डीप फ्रीजर्स में, विजी कूलर्स में आ रहे हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ी कैपेसिटी एक किसी भी एक साइड पे हमारी हो जाएगी और ये हमारा ओडीएम बिजनेस है, तो हमारा मार्जिन भी अच्छा आता है। दूसरा, वॉशिंग मशीन में अभी हम सेमी ऑटोमेटिक में है, टॉप लोडर्स में है। हमारा Q3 में फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडर भी लॉन्च हो जाएगा। हम डिश वॉशर भी लॉन्च कर रहे हैं और हमारे ओडीएम सोल्यूशन Q4 से आ जाएंगे डिश वॉशर के, माइक्रोवेव ओवन के। तो अगेन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बास्केट हो जाएगी हमारे पास सारी ऑफरिंग्स की। और हमारा लाइटिंग पोर्टफोलियो जो कि हमने जेवी किया है सिग्निफाई से, उनका फिलिप्स ब्रांड है। तो एक तो हमने बहुत सारे एसक्यूज को कंसोलिडेट कर दिया है हमारे साथ, जो सिग्निफाई के एसक्यूज मल्टीपल वेंडर्स के साथ थे। दूसरा, हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं यूएस की रिटेल चेन के साथ, जर्मनी की रिटेल चेन के साथ। और अब हम लोग प्रोफेशनल लाइटिंग पे भी काम कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आ जाएगा। प्रोफेशनल लाइटिंग में आपका स्ट्रीट लाइट आता है, इंडस्ट्रियल लाइट्स आता है। तो लाइटिंग वर्टिकल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आईटी हार्डवेयर है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्ले है, कैमरा का, डिस्प्ले का, और इन सब में ग्रोथ। तो हर बिजनेस में ग्रोथ है, हर बिजनेस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अपॉर्चुनिटी है। कुछ बिजनेसेस में हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी। एक आखिरी सवाल, आपने जो बात की मेमोरी प्राइसेस की राइज की, ये कुछ इसमें साइन है लेट ऑफ के या फिर बिल्कुल भी नहीं? और क्या एट सम स्टेज ये थोड़ा सा जो ओवरऑल डिमांड है उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्या, मोबाइल प्राइसेस, मोबाइल की डिमांड पर? बिल्कुल अनुज। सो वन, एक तो लगता है कि मेमोरी प्राइसेस अभी शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में तो नहीं कम होने वाले, क्योंकि ग्लोबली आप देखते हैं इतना ज़्यादा केपेक्स हो रहा है, जो एआई में केपेक्स हो रहा है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन में केपेक्स हो रहा है। तो सारी मेमोरीज की एलोकेशन वहाँ पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह मार्जिन भी अच्छा रहता है। तो क्लियरली ये लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये थोड़ा 1-1.5 साल चलेगा। दूसरा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो मोबाइल के प्राइसेस बढ़ गए हैं बिकॉज ये मेमोरी जो एक आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एक बिल ऑफ मटेरियल में स्मार्टफोन के, तो उसकी वजह से मोबाइल के प्राइसेस ऑन एन एवरेज 30 से 40% बढ़ गए हैं। तो उससे जो लो एंड स्मार्टफोन है, मीडियम एंड स्मार्टफोन है, वो उसकी डिमांड में इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इस साल जो मार्केट 153 मिलियन स्मार्टफोन की थी, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 10 से 15% कॉन्टैक्ट करेगी। लेकिन हम डिक्सन में हमने टारगेट हमने हमने गाइडेंस दी है कि हमने जो वॉल्यूम्स लास्ट ईयर किया था 32 से 33 मिलियन स्मार्टफोन का, एक्सक्लूडिंग वीवो, हम उतना वॉल्यूम करेंगे। तो इन अ मार्केट जो कि गिर रही है, उसमें अगर हमने सिमिलर वॉल्यूम भी करा, और वीवो तो ऑफ कोर्स H2 में कंट्रीब्यूट करेगा ही, तो हमारी हमारी वॉल्यूम्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं है और हमारा हमने हमने इस मामले में काफ़ी अच्छा किया है। चलिए सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले टाइम के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डिमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। अजय जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मार्केट पे आता हूँ। गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो आप ये मेरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे यानी डिक्सन टेक के साथ। पहले इस स्पेस पर ही आपका एक व्यू जानना चाहूँगा। ईएमएस स्पेस पर आप बुलिश हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, ईएमएस स्पेस में हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो है, क्योंकि उसमें हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं आता, कोई मोट नहीं बनता। आप करते रहिए असेंबली इसके अंदर में, विच इज बिजनेस खराब नहीं है, जो भी मार्जिन लो बिजनेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आप करते रहिए इसको। असेंबली बिजनेस है, चलता रहेगा, बट इसमें कोई मोट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और खासकर रिटर्न्स ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं है हमारे हिसाब से। तो इट्स अ लो एंट्री बैरियर। आपने देखा कई नए एंट्रेंट आने शुरू हो गए बिजनेस के अंदर में। आप सिर्फ इंपोर्ट करके असेंबली कर रहे हैं, कोई इतना वैल्यूडेशन नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एफर्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं सारी कंपनियां, बट इन्वेस्टर के देखते हुए हमने इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और इसमें हमें लगता भी नहीं है कि हमको अपना डालना चाहिए। बिकॉज डाले वहां जहां एक मोट है जो डिफेंड हो सके कंपटीशन के अगेंस्ट में, जहां लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट हो सके। असेंबली ऑपरेशन दुनिया में कहीं पे भी वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं, और ये बेसिकली इंडिया के तो सारे
प्योर असेंबली ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी स्पेस आईटी, जिस तरीके से कमबैक हुआ आईटी में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? एक अगेन डेड कैट बाउंस या फिर कुछ बदल रहा है यहाँ पर? कमबैक मतलब हम मजा आ गया सुन के वर्ड कमबैक का, बट आई थिंक लोग तो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि ये 10-20% से बढ़ेगा आईटी या 30% से बढ़ेगा, वो तो हुआ नहीं इसके अंदर में। और आई थिंक फिर वही बात आती है कि अगर आपको आईटी में लगाना ही है पैसा, तो इतनी सारी आपके पास ऑप्शंस है दुनिया के अंदर में लगाने के लिए। और खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा अनुज जी, लास्ट पिछले 3-4-5 महीने में जो हमारा जो ऑटो स्पेस है, जो मिड कैप स्पेस में इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, कईयों में इतना अच्छा रिटर्न मिला है। तो एक इंडस्ट्री जो एक ट्रबल में है, कंपनी की बात नहीं है, वैल्यूएशन बात नहीं, जो इंडस्ट्री ही ट्रबल के अंदर में है, उसमें अपना निवेश करके रिस्क लेने क्या फायदा? ठीक है, आप गिरे 20%, 5% बढ़ गए, बट अगला 6 महीने 1 साल भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें ना अपना पैसा। हम क्यों इस बेसिस पे कर रहे हैं कि इतने दाम गिर गए हैं वैल्यूएशन के, और कितने गिरेंगे और अपसाइड होगा? तो अगर इंडस्ट्री चेंज आता है तो डेफिनेटली करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से इंडस्ट्री तो वही है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल पे इन्वेस्टमेंट की जगह इंडिया में इतनी ग्रोथ स्टोरीज आ रही हैं, वहां पे एलोकेट करेंगे तो शायद अच्छा रिटर्न आएगा और पॉजिटिविटी भी रहेगी। ये तो यही है, आईटी में तो यही है कि और कितना गिरेगा का लॉजिक चल रहा है इसके अंदर में, और उसके अंदर में निवेश और कितना गिरेगा चक्कर में तो फंस सकते हैं ना हम लोग। चलिए, तो ये आईटी पर आपकी टिप्पणी थे। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक दो बास्केट और नमस्कार जिसने वीरेंद्र जी। बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया सर, वो है लिकर स्पेस। लुक एट रेडिको, यूएसएल, पोस्ट नंबर्स, तिलक नगर को देखिए आप। हालांकि एक दो डिसअपॉइंटिंग स्टोरी भी है लाइक सुलावेनियाद, बट आपका कोई एक्सपोजर है इस स्पेस में? इसमें अब कोई एक्सपोजर नहीं है हमारे स्पेस में। एक टाइम पे अनुज जी को याद होगा काफी होता था एक्सपोजर इस इंडस्ट्री के लिए, बट गवर्नमेंट रेगुलेशन ने इसको खत्म कर दिया, वरना ये इंडस्ट्री तो बहुत वैल्यूबल बढ़िया इंडस्ट्री थी। इंडिया की कंजम्पशन की कोई था नहीं है, इंडिया हाईएस्ट कंजम्पशन अल्कोहल एक्सेट्रा, बट जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन आती है हर स्टेट उसको आपको टाइटन करता है, फिर नई रेगुलेशन, नया टैक्स, उसके करते हुए अब हमारी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 स्टॉक में थी इन्वेस्टमेंट टिल अबाउट 6 महीने पहले, अब 6 महीने पहले हमने उसको निकाल दिया 2 इन्वेस्टमेंट से। जहां जहां हमें लगता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन हमारे फॉर्च्यून को चेंज कर सकती है, वहां से हमने अपना निवेश थोड़ा धीरे करके ओपन मार्केट में जहां पे अपनी कंपनियां अच्छा कर रही है वहां पे किया है। तो इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक कंपनियां ग्रो करेंगी, बट गवर्नमेंट रेगुलेशन का ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर में टैक्स बढ़ते ही इन पे फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा जैसे यूएसएल भी देख लीजिए, ओवर 5-7 साल में परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के देखते हुए कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, बीइंग द सोल मोनोपोली इन दिस कंट्री। चलिए, ये लिकर स्पेस पे बात होगी। अच्छा अजय जी, आपका खुद का कन्विक्शन कहाँ पर है स्ट्रॉन्ग? यहाँ पे मोस्ट स्पेशली आफ्टर Q1 आपका कन्विक्शन और बड़ा हो, आपको एक्सपोजर काफी बढ़ाया हो, 2-3 बास्केट्स ऐसी? देखिए फर्स्ट थिंग हमारा हमें कंटिन्यूस चल रहा है टू व्हीलर ऑटो में, टू व्हीलर ऑटो, फाइनल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एंड ऑटो एंसिलरीज। आई थिंक ये सबसे बड़ा एक जो ब्लॉक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का चले जा रहा है उसके अंदर में, और कन्विक्शन भी स्ट्रांग हुआ है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं क्योंकि इसमें हम ग्लोबली स्ट्रांग है। मोट है हमारी, आपने देखा होगा ईवी का जो ग्रोथ आ रहा है इसके अंदर में, फिनोमिनल ग्रोथ आ रहा है नंबर्स में। हर कोई 4-5 प्लेयर, कोई प्राइस कटिंग नहीं हो रही, कोई या कुछ नहीं हो रहा, सब अपना अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसके बनस्पत हमारा एंसिलरी इंडस्ट्री भी साथ साथ बढ़ते जा रहा है और ग्लोबल है इस समय एंसिलरी इंडस्ट्री। हमारी कंपनियां आई थिंक आज की तारीख में शायद ऑटो एंसिलरीज में हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक है शायद दुनिया में इस समय इन द टू व्हीलर स्पेस मेरे हिसाब से, इसलिए हमारा कन्विक्शन बड़ा है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट है। सेकंड इन्वेस्टमेंट है सेकंड टीयर बैंक्स में, हमारी आज की तारीख में कन्विक्शन स्ट्रांग है, उसके अंदर में पैसा भी आ रहा है बाहर से, काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, परफॉर्मेंस भी अच्छी है उनकी, और ग्रोथ रेट छोटी है तो ग्रोथ रेट अच्छा ही आएगा उसके अंदर में। अब बड़ी बैंक को ग्रोथ रेट करने के लिए 20% करने के लिए बड़ा मुश्किल करना पड़ता है, ये छोटी अगर बैंक है उसको 20 करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो सेकेंड सेट जो हमारा है वो है स्मॉल बैंक्स के अंदर में, ये हमारा कंटिन्यूसली चलते आ रहा है और स्ट्रेंथन हो गया है, रिजल्ट भी आपकी देखें काफी अच्छे आए हैं और आई थिंक वो चलता जाएगा। थर्ड जो हमारा जो सेगमेंट है जो रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है वो कैपिटल मार्केट सेगमेंट। आई थिंक कन्विक्शन स्ट्रांग है, बट आई थिंक परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसमें आज की तारीख में अंडर परफॉर्मेंस रही है उसके सेगमेंट के अंदर में, बट वो चलते आ रहा है। फोर्थ इज इंजीनियरिंग गुड्स, जहां पे अगेन इंडिया स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट कर रही है,
डोमेस्टिक प्रोडक्शन चालू हो रही है, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर इंडिया का सनराइज सेक्टर है, हम बहुत अच्छे हैं इसके अंदर में, एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो ये 4 सेक्टर में तो डेफिनेटली कन्विक्शन है और रिजल्ट भी इनके अच्छे आए हैं। Okay. इसके अलावा और कहाँ कन्विक्शन है आपके अजय जी? इस समय अगर आप फ्रेश पैसा डालना चाहें, ब्लैंक चेक क्वेश्चन अगर हो, तो कौन कौन सी थीम सबसे स्ट्रांग है? देखिए काफी बढ़ चुका है, लेकिन आपने देखा होगा फार्मा काफी अच्छा बढ़ा है, सीडीएमओ बढ़ा है, बिकॉज वहां भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे हम वैल्यू एडेड की बात करें तो अनुज जी, वैल्यू एडेड आता है सीडीएमओ बिजनेस से, बिकॉज वहां पे अगर एक मॉलिक्यूल आपने बनाना शुरू कर दिया कमर्शियल के अंदर में, तो वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, वो आप ही बनाएंगे अगले 10 साल तक। वो एक ऐसा मोट है जिसको आप कोई कॉम्पिटिटर ओवरनाइट नहीं ले सकता है। तो इंडिया का जो स्पेस, सीडीएमओ का स्पेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस ऑफ इंडिया, वहां पे कंटिन्यू है। वहां पे अगर आज वैल्यूएशन थोड़ी हाई है तो थोड़ा सा सोच के इन्वेस्ट करना है, बट सेक्टर देखते हुए फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर के अंदर में। इंडिया स्ट्रांग है, हमारी सप्लाई चेन स्ट्रांग है, ग्लोबल प्रेजेंस है उसके अंदर में, इंडिया चल रही है। तो फार्मा एंड सीडीएमओ सेगमेंट बोथ में आई थिंक ब्लैंक चेक लेके बैठ सकते हैं। और आपने देखा होगा काफी सारा एक्शन वहां पीई का भी आता है, उसी सेगमेंट में आता है पीई फंड का भी, कि एक पीई फंड ने तो कंपनी भी टेक ओवर कर ली है जो फार्मा कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं, सीडीएमओ, सीआरडीएमओ, बहुत सारी कंपनियां फार्मा में, चेक रखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी उस सेगमेंट में आपको, और सेफ एंड साउंड, बिकॉज 90% एक्सपोर्ट है, तो रुपी डॉलर का बेनिफिट भी मिलेगा। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। अभी इस समय जो पूरा का पूरा एक दुनिया में चल रहा है एआई, उसमें इंडिया कहाँ फिट होता है? जो एफआईएस की लगातार सेलिंग हुई है, उसके बाद जो एक रिलीफ बाइंग आई है पिछले महीने, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिलीफ बाइंग इंडिया में आई है मिड कैप में, स्मॉल कैप में अनुज जी, और वो इसलिए आई है क्योंकि वहां पे एफआई प्लेयर्स है ही नहीं, कोई बेच नहीं सकता। तो हमारी जो वैल्यूएशन है, जो आपने पूछा ब्लैंक चेक निवेश की प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशन की एक स्मॉल पॉन्ड है जिसमें हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप को। वहां पे कोई सेलिंग नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे बाय एंड सेल की डिलीवरी होती है इसके अंदर में, तो आप, और फ्लोटिंग स्टॉक भी मोस्ट कंपनीज का इतना ज्यादा है नहीं इसके अंदर में। तो आपने देखा है कि जितना भी रैली आया हमारा फोकस रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और इंडिया की जो एआई है, मेरे हिसाब से इंडिया का बिगेस्ट बेनिफिट एआई का आएगा कॉस्ट रिडक्शन में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में। जो कॉस्ट रिडक्शन अगले 3 साल में आएगी अनुज जी, हम लगता है कि हमारा मार्जिन इन कंपनियों में काफी 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 इजाफा होगा। ये अलग बात है कि उसका एक डाउन साइड है कि काफी सारा वहां पे जो डाउन स्केलिंग होगा, लेबर निकलेगी वहां से, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम होगी, बट कॉस्ट रिडक्शन का जो एप्लीकेशन ऑफ एआई है, इंडिया का बेस्ट बेनिफिट आएगा, बिकॉज हमारी सारी इंडस्ट्री के अंदर में जहां पे आज एक्सपेंसिव लेबर है और इनएफिशिएंट अनप्रोडक्टिव लेबर है, वो सब्स्टिट्यूट होगी, मार्जिन बेहतरीन आएंगे कॉर्पोरेट इंडिया के एआई एप्लीकेशन में। एआई डेवलपमेंट इज यूएस, एआई एप्लीकेशन इंडिया। आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से भी अजय जी, और कैपिटल गुड्स, हालांकि एमएनसीज ने जितनी कैपिटल गुड्स की थी 22 से लेकर 25 के बीच में अच्छा पैसा बना के दिया, अभी आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी या फिर स्पेस नजर आ रहा है पैसा बनाने के? एंड मोस्ट स्पेशली आई थिंक इस पूरे वॉर के दौरान एलएनटी में बहुत बड़ा प्राइस डैमेज हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेस नजर आ रहा है आपको पैसा क्रिएट करने का? देखिए, इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर बुक प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा होगा वीरेंद्र जी, सबकी वैल्यूएशन 20, 60, 70, 80 के आसपास चल रही है इसके अंदर में। और कैपिटल ग्रोथ आई थी बिकॉज इतना आपने देखा होगा, जो ग्रोथ आपने बोली है वीरेंद्र जी करेक्ट थी बिल्कुल, बट इतना अर्निंग एक्सपेंशन नहीं आया था जितना पी एक्सपेंशन आया था। तो आज की तारीख में अब पी एक्सपेंड तो कर गया है, अब हम अर्निंग एक्सपेंशन की वेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए, कैपिटल गुड्स को थोड़ा खुलने दीजिए, सेक्टर को थोड़ा सा वैल्यूएशन नीचे आने दीजिए, तब एंट्री करिए और मौका मिलेगा आपको। सेक्टर में कोई नहीं, इंडिया को चाहिए ही, कैपिटल गुड नहीं बनाएंगे तो फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, सब चीजें कैसे होंगी इंडिया में भी, और वेस्ट एशिया में कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी और फिर शुरू होगा साइकिल ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। सेक्टर में नहीं है, वैल्यूएशन इशू है, पेशेंस रखिए, आपको फिर मिलेगी अपॉर्चुनिटियां। कंपनियां अच्छी हैं, सेक्टर अच्छा है, बट वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग में आज के हाथ में रोकिए निवेश को, वेट करिए, कोई जल्दी नहीं है, मिलेगी आपको चांसेस। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी कि यूपीएल, अब इसका नया नाम है, यूनाइटेड फॉस्फोरस तो पुराना नाम था। नूपुर के पास चलते हैं, जानते हैं क्यों गिरा आज यूपीएल 5%। नूपुर बताएं।
बिल्कुल सर, कल क्लोजिंग के दौरान इसके नंबर्स आए थे और आज ब्रोकरेज व्यू यहाँ पे आते हुए नजर आए। हालांकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बाजार को पसंद नहीं आई है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो इस क्वार्टर में एकदम म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिला है फॉरेक्स गेन की वजह से, जो कि बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। वेस्ट एशिया में जो संकट देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट लगातार कंपनी के लिए बढ़ती हुई नजर आई है, वो भी बाजार को पसंद नहीं आ रही है। इनफैक्ट पीक सीजन में जाने से पहले कंपनी की वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। बढ़ती वर्किंग कैपिटल की वजह से आने वाले समय में कंपनी जो है ओपेक्स में भी थोड़ा जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए आज जो है स्टॉक में दबाव आपको नजर आएगा। हालांकि मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को बरकरार रखा है। रेवेन्यू गाइडेंस जो है 7 से 11% का और एबिटा ग्रोथ जो है 10 से 14% की, वो गाइडेंस यहाँ पे बरकरार मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए नजर आया। बाजार को एक और चीज़ की चिंता है, वो है रीस्ट्रक्चरिंग का ओवरहैंग फिलहाल जो बना हुआ है। एडवेंटा का जो आईपीओ से सेबी का अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन उसकी टाइमलाइन अभी भी बाकी है। क्रॉप प्रोटेक्शन की रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रोग्रेस पर भी बाजार की नज़र बनी हुई है। रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पर भी आना बाकी है। ब्रोकरेज व्यू की बात करें तो जेफरीज यहाँ पे उनकी तरफ से टारगेट प्राइस कट होते हुए दिखाए। 715 रुपये का लक्ष्य आपको नजर आएगा। उनका कहना है कि रेवेन्यू इनलाइन है, क्योंकि फॉरेक्स का गेन है, इसीलिए इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे। एबिटा और मुनाफे की बात करें तो बिलो एस्टिमेट से आंकड़े आपको नजर आएंगे। वर्किंग कैपिटल बड़ा है, एक बड़ा नेगेटिव इस कंपनी के लिए आते हुए दिखा है। हालांकि नेट डेट देखे वो फ्लैट आपको दिखेगा। स्टॉक ऑलरेडी इस साल 21% नीचे, लेकिन जो FY27 की ग्रोथ है वो भी काफ़ी म्यूटेड देखने को मिल सकती है। HSBC उनका मानना है कि रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है थोड़ा फॉरेक्स की वजह से जो है सपोर्ट मिलते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत कम के वैल्यूएशन पे कारोबार करता है, लेकिन अर्निंग्स सपोर्ट के लिए कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ से नजर नहीं आता है। डैम कैपिटल की बात करें, बाई की कॉल को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 870 रुपये का नजर आएगा। उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर है। उसका जो ओवरहैंग है वो अभी भी बरकरार है और आगे चल के हो सकता है एल निनो का भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। सबसे बड़ा रीजन आज स्टॉक में गिरावट का वो है वर्किंग कैपिटल, जो कि कंपनी के इस क्वार्टर में काफी बढ़ के आई है और पीक सीजन में जाने से पहले अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो हो सकता है मार्जिन्स पर आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा इम्पैक्ट दिखे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर। तो ये आपके आज के लिए एक्सीडेंट ऑफ द डे UPL। मार्केट एकदम फ्लैट है, कोई मतलब पिछले कुछ मिनटों में कोई खास मूव है नहीं। एक्सपायरी का डे है, तो टेक्निकली अब हम डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं। इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।